हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर का आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि आने वाला हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम है या फिर लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। देखिए, जनरली लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर का बहुत ईजी प्रश्न जो है तैयारी करके चले जाते हैं, लेकिन जो कठिन आता है वैसे को छोड़ के चले जाते हैं और जनरली उसको कोई पढ़ाता भी नहीं यूट्यूब में। तो मैं कोशिश किया हूँ कि आपके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आया हूँ। कुछ इजी भी मिलेगा, कुछ मॉडरेट भी मिलेगा, लेकिन कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, आपको पता ही होगा कि हॉस्टल वार्डन में 30 प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाएंगे। लैब टेक्नीशियन में जाएंगे तो आपको 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे। और हम सबको पता है कि सीजी व्यापम के मैक्सिमम एग्जाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप कंप्यूटर की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो अपनी तैयारी को परखने के लिए इस टेस्ट को आप बहुत अच्छे से लगाएंगे। शुरू से लास्ट तक सभी प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके लगाएंगे और लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि टोटल में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर इस वीडियो के क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगा। तो चलिए हम लेट ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो आप भी साथ साथ इस टेस्ट को जरूर देना। पहला प्रश्न है आपके लिए स्क्रीन के ऊपर ये कि एक से अधिक वर्कबुक विंडोज खुली होने पर अगली वर्कबुक पर स्विच करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए शॉर्टकट वाला जो टॉपिक है कंप्यूटर में, शॉर्टकट कुंजी वाला, शॉर्टकट की वाला, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया है, तो आप उसको भी लगाइएगा। तो बताइए कि अगर एक से अधिक अगर वर्कबुक विंडोज खुले हुआ है तो एक विंडो से दूसरे विंडो में आपको अगर स्विच करना है तो कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल P, कंट्रोल F9, कंट्रोल F6 या फिर कंट्रोल प्लस स्पेस, किसका यूज़ करेंगे? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसके बाद जब मैं आंसर देता हूं तो उससे आपको मैच करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस F6 का अगर आप यूज़ करेंगे तो एक से अधिक अगर वर्कबुक अगर ओपन है, विंडोज़ खुले हुए हैं, तो एक से दूसरे विंडोज़ में आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल P तो आपको पता ही है किस लिए होता है कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल P का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल F9 किस लिए यूज़ किया जाता है? तो जो प्रेजेंट में विंडो जो खुला होता है उसके साइज़ को अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल F9 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ कब करते हैं? तो जितने भी कॉलम है, ठीक है, जितने भी कॉलम्स होते हैं उन सबको अगर आपको हाईलाइट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर का मान्य वर्ग नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि ये चारों में से कौन सा एक ऐसा प्रिंटर का प्रकार है जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अगर आप प्रिंटर वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में एक थ्योरी क्लास भी डाला हुआ है प्रिंटर का, जिसमें मैंने इमेजेस के माध्यम से अच्छे से समझाया, तो आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा चारों में से नहीं है? तो देखिए यहाँ पे डेजीविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये ABC तीनों जो है, ये तीनों के तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर का वर्ग में आते हैं, लेकिन जो लेज़र प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लेज़र प्रिंटर है एक्चुअली में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर मेमोरी के लिए, CPU का शोर कम करने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, या फिर संचार, या फिर कह लीजिए कि कम्युनिकेशन के लिए, किसके लिए एड ऑन कार्ड का यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो एक अच्छा प्रश्न है ये, आपको एक डिफरेंट मिला होगा, ऐसे प्रश्न जनरली व्यापम में पूछे नहीं जाते हैं, तो बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए एड ऑन कार्ड का प्रयोग किया जाता है। एड ऑन कार्ड को एक्सपेंशन कार्ड भी कहा जाता है, ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एड ऑन कार्ड क्या होता है? एक एक्सपेंशन कार्ड भी इसको समटाइम्स कहते हैं, याद रखना है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर जो होता है हमारा, उसको नेटवर्क से, नेटवर्क मतलब कह लीजिए जो ईथरनेट होता है, जो वाईफाई होता है, उससे कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पेरिफेरल्स होते हैं लाइक USB हो गया, फायर वायर हो गया, उससे कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अदर डिवाइसेस जैसे ब्लूटूथ हो गया, फिर सीरियल पोर्ट्स हो गए, उन सब से जोड़ने के लिए एक्सपेंशन कार्ड या फिर एड ऑन कार्ड का यूज़ किया जाता है। इसीलिए, और ये सभी किस लिए कनेक्शन हम क्यों करते हैं, हालांकि क्यों करते हैं, तो वो सब कम्युनिकेशन के लिए, डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, संचार के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
चौथा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि RS-232 सीरियल बस कनेक्टर में कितने पिन होते हैं। ये एक डिफरेंट यूनिक प्रश्न है जो कि पूछा जाता है कई बार से, तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो जो RS-232 सीरियल बस कनेक्टर होता है उसमें कितने पिन होते हैं, 32 पिन, 25 पिन, 29 पिन या फिर 36 पिन, बताइए। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 पिन या फिर 25 पिन जो होते हैं। जो RS-232 जो सीरियल बस कनेक्टर है इसको हम DB25 भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, DB25, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। DB25 कनेक्टर कहते हैं इसको, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो DB25 कनेक्टर इस नाम से भी जाना जाता है। और इसका काम ये होता है कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। डाटा ट्रांसमिशन और रिसीव करने के लिए RS-232 जिसको DB25 कनेक्टर भी कहते हैं का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है। ये बहुत इजी टाइप के प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं कि जो MS वर्ड होता क्या है, क्या एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या प्रोसेसिंग डिवाइस है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर इनपुट डिवाइस है, क्या है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो हम सबको पता है, जब इसका अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो एक सॉफ्टवेयर वाला जो चैप्टर है उसको भी मैं थ्योरी क्लास कराया हूँ, आप उसका भी जाके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हॉस्टल वार्डन कंप्यूटर करके, उसमें आप जाके सारे थ्योरी क्लासेस को देख सकते हैं, सारे जो MCQ क्लासेस है टेस्ट वाला उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो इसी में जो MS वर्ड होता है एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, जो अकाउंटिंग एप्लीकेशंस होते हैं, जो वेब ब्राउज़र वगैरह होता है, मीडिया प्लेयर, गेम्स, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक खाली स्थान कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर होता है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर के भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, ठीक है। ये चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो एक सेंट्रल सर्वर होता है, जो केंद्रीय सर्वर होता है, उसके जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जो स्टोरेज होता है उसमें वहां तक पहुंचने में मदद करता है। बताइए कौन सा, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर, या फिर ऑप्शन नंबर डी फाइल सर्वर, ठीक है। क्या इसका राइट आंसर होगा वो आपको बताना है, ठीक है। बताइए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये फाइल सर्वर है, ठीक है। फाइल सर्वर ही एक ऐसा सर्वर होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो सेंट्रल सर्वर होता है उसके स्टोरेज में जाके वहाँ से जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है, कह लीजिए कि उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ पे कोई डाटा जो है अपलोड कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है फाइल सर्वर के माध्यम से किया जाता है सेंट्रल सर्वर के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है आपका 6 में से एटलीस्ट 4 तो सही हुआ ही होगा। चलिए 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर कि विंडोज़ साउंड फाइल का एक्सटेंशन खाली स्थान होता है, ठीक है। एक्सटेंशन वाला भी कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो ये चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है, .wav, .sit, .wpd या फिर .dif, बताना है क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि विंडोज साउंड फाइल के लिए एक्सटेंशन .wav होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये .wav जो है एक्चुअली में जो ऑडियो फाइल है, ठीक है, जो ऑडियो फॉर्मेट होता है एक तरह कह लीजिए, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो साउंड से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या फिर साउंड से रिलेटेड इसका यूज़ किया जाता है .wav का, ठीक है, याद रखिएगा। और जो .sit है, ठीक है, .sit है, इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे स्टफ फिट हो गया और ये .sit हो गया। ये सभी ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिसका उपयोग जो है फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। .sit का यूज़ किस लिए होता है, तो बड़े बड़े जो फाइल्स हैं उसको कंप्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो .sit जो फॉर्मेट है कंप्रेस करने के लिए, ये जनरली जो मैकिन्टोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो .wpd है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी .wpd जो है एक तरह का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट एक तरह का है।
और जो .dif है इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। इसका फुल फॉर्म डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, जिसका उपयोग किस लिए होता है, तो विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके बीच में स्प्रेडशीट जो डाटा होता है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए .dif एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है। एक टेम्परेरी मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, एक परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, या फिर हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क होता है, या फिर हाई कैपेसिटी CD रोम होता है। बताना है कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जो होता है वो क्या होता है। याद रखिएगा, जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है वो एक तरह का एक परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विंडोज में हम किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में खाली स्थान पर जाते हैं। ठीक है, अगर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पीसी में, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं या फिर अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद वहाँ पे देखेंगे तो आपको एक प्रोग्राम एंड फीचर्स नाम का एक फाइल दिखेगा। उसको क्लिक करने के बाद जितने भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर में सब दिख जाते हैं, और वहाँ पे जिस भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं क्लिक करके वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि जो सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर कराया वहाँ पे आप जाके देखिएगा। सभी तरह के जो सॉफ्टवेयर के प्रकार होता है मैं वहाँ पे एक्सप्लेन जरूर अच्छे से किया हूँ। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एडोब फोटोशॉप, विंडोज 7, MS वर्ड या फिर अवास्ट एंटीवायरस, कौन सा। तो ये जो विंडोज 7 है एक तरह का क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बाकी एडोब फोटोशॉप, MS वर्ड और अवास्ट एंटीवायरस जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेकिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। कंट्रोल प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर या फिर स्पेस प्लस एंटर। क्या होता है MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेकिंग के लिए आप कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा, इसको शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ किया जाता है MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेकिंग के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और ऑल्ट प्लस एंटर ये वाला जो होता है ये किस लिए होता है, तो ये वर्तनी सुधार के लिए, ग्रामेटिकल एरर जो होता है ना उसके लिए होता है। ठीक है, वर्तनी सुधार कह लीजिए या फिर ग्रामेटिकल एरर के लिए ऑल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। कोबोल, हाई लेवल लैंग्वेज, C++ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए, इंटरप्रेटर क्या है, ट्रांसलेटर क्या होते हैं, असेंबलर क्या होते हैं, ये किसी एक वीडियो में मैं उसको अच्छे से समझाया हूँ, तो आप जाके जरूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक जो है कमेंट में या फिर कहीं पे पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि इंटरप्रेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर, असेंबलर क्या होता है, सब कुछ बताया हूँ। तो जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं उसमें जो इंटरप्रेटर होता है ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस या फिर उपकरण नहीं है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो ये जो चैप्टर है इनपुट आउटपुट, यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी वीडियो जो है मैं डाला हूँ, वहाँ पे आप जाके जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं इमेज भी दिखाया हूँ कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। बताइए कौन सा नहीं है। जॉयस्टिक, प्लॉटर, बारकोड स्कैनर या फिर टच पैड। ठीक है, तो जॉयस्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम गेम खेलते समय इसका यूज़ करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं गेम को। ठीक है, गेम को खेलने के लिए। बारकोड स्कैनर में तो बारकोड को स्कैन करते हैं, मतलब इनपुट लिया जाता है। टच पैड जो हमारे जैसे मोबाइल हो गया, ये भी तो एक टच स्क्रीन है, तो टच करके हम इनपुट देते हैं हमारे कंप्यूटर को। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्लॉटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, यह एक तरह का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रखिएगा, यह एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। ये बड़े बड़े जो फोटोग्राफ होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, जो बैनर वगैरह होता है, प्रिंट होते हैं, फ्लैक्स वगैरह बनाते हैं, वो प्लॉटर के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि मॉडर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन के जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को,
हर्मन होलेरिथ को, टेड नेल्सन को, या फिर ब्लेज पास्कल को? किसको मॉडर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन के जनक कहा जाता है? एक बहुत अच्छा प्रश्न होगा। बहुत सारे लोग तुक्का मार देंगे चार्ल्स बेबेज को, लेकिन चार्ल्स बेबेज को नहीं कहा जाता। चार्ल्स बेबेज क्या है? कंप्यूटर के जनक होते हैं, जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। लेकिन जो हर्मन होलेरिथ हैं, इनको मॉडर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन के जनक कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और टेड नेल्सन क्या है? तो टेड नेल्सन को हाइपर टेक्स्ट की अवधारणा इन्होंने ही दिया था, ठीक है। जो हाइपर टेक्स्ट होते हैं उसका जो सबसे पहले अवधारणा किसने दिया था? तो टेड नेल्सन ने दिया था। और ब्लेज पास्कल, तो ये पास्कल यांत्रिक जो कैलकुलेटर था, सबसे पहला जो कंप्यूटर पास्कलाइन था, ठीक है, पास्कल यांत्रिक कंप्यूटर, इसका जनक जो है ब्लेज पास्कल थे, याद रखिएगा, कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। देखिए अलग अलग जितने भी तरह के 5 पीढ़ी हम पढ़ते हैं कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के जनरेशन देखेंगे तो 5 तरह के जनरेशन है, और सभी जनरेशन में अलग अलग तरह के स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते थे, अलग अलग तरीके के यंत्रों का यूज़ किया जाता था। तो आपको पता कर बताना है कि तीसरी पीढ़ी में क्या यूज़ करते थे? VLSI, ट्रांजिस्टर, निर्वात ट्यूब, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट? किसका यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में? आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC, ठीक है। IC जो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और इसका प्रयोग ही तीसरी जनरेशन में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और जो वैक्यूम ट्यूब है ना, ये ऑप्शन नंबर सी, इसको फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब या फिर निर्वात ट्यूब का यूज़ किया गया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। और थर्ड में तो हमने देख ही लिया कि IC का यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन के अंदर। और जो फोर्थ जनरेशन था उसमें VLSI का यूज़ किया गया था। VLSI का फुल फॉर्म जो है आप लोग कमेंट करेंगे क्या होता है। और जो फिफ्थ जनरेशन का अभी चल रहा है उसमें ULSI का प्रयोग किया जाता है। तो आप VLSI और ULSI दोनों का जो है फुल फॉर्म कमेंट करिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 15 प्रश्न हमने अभी तक देख लिया है। अब 16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? सहस्त्र T, सागा 220, परम युवा 2, या फिर परम 8000? तो इसका आंसर तो सब जानते होंगे, बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। परम 8000 जो है इसका ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। कोई कमेंट करके बताएं कि जो परम 8000 है इसका निर्माण किसने किया था, ठीक है, किस कंपनी के द्वारा इसको निर्मित किया गया था? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। और कौन से वर्ष में भी किया गया था ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर चाहें तो एक चीज़ और सर्च कर सकते हैं, खोज के आप लोग कमेंट करिएगा, या फिर याद होगा तब भी कमेंट करिएगा कि वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रोसेसर चिप की गति खाली स्थान में मापी जाती है? MBPS, मेगाहर्ट्ज, बिट्स प्रति सेकेंड, या फिर बाइट्स प्रति सेकेंड? किसमें? जो प्रोसेसर चिप होता है, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जो चिप होते हैं, उसकी जो गति होती है वो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमेशा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक पेटाबाइट में 1024 मतलब कितने का होता है? ये चारों में से आपको बताना है कि एक पेटाबाइट में कितना जेराबाइट हो सकता है, या फिर कितना एक्साबाइट्स होते हैं, या फिर टेराबाइट्स, या फिर गीगाबाइट्स, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए एक पेटाबाइट जो है ना उसमें 1024 टेराबाइट्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, TB, 1024 TB मिला के एक पेटाबाइट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसका एक पूरा सीरीज ही आपको याद रखना चाहिए कि 8 बिट्स में एक बाइट होता है, 1024 बाइट में एक KB होता है, 1024 KB में एक MB होता है। तो ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बता ही देता हूँ, पूछ लेता हूँ आपसे कि बताइए कि जो एक एक्साबाइट होता है, एक एक्साबाइट, ठीक है, इसमें कितना पेटाबाइट होता है, ठीक है, कमेंट करके आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न है कि MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यहाँ से आगे के प्रश्न जो है मैक्सिमम जो है मैं शॉर्टकट की वाला यूज़ किया हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। बताइए MS वर्ड में अगर आपको कॉपीराइट वाला सिंबल, ठीक है, कॉपीराइट का सिंबल ऐसा कुछ होता है,
तो अगर आप कॉपीराइट सिंबल जो है प्रिंट करना चाहते हैं या फिर टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? ऑल्ट कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट सी या फिर ऑल्ट सी? बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल्ट कंट्रोल सी। इसका यूज़ किया जाता है कॉपीराइट सिंबल के लिए एमएस वर्ड में। 20वां प्रश्न है कि एमएस वर्ड में वर्तमान स्थिति से लेकर ऊपर तक के सभी टेक्स्ट और ग्राफिक्स का चयन करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करेंगे? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। जैसे एक पेज है, मान लो इस पेज में आप टाइप करते या फिर उसको देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए। आप चाहते हैं कि यहाँ से ऊपर ये सारा जो जितना भी टेक्स्ट है या फिर इमेज है या फिर ग्राफिक्स है सब सेलेक्ट करना है, तो आप कौन से शॉर्टकट की का कीबोर्ड शॉर्टकट का आप यूज़ करेंगे, आपको ये बताना। इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा। शिफ्ट प्लस पेज अप वाला अगर आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना कीबोर्ड से, बटन को शिफ्ट प्लस पेज अप को करेंगे तो जो वर्तमान स्थिति रहेगा आपके कर्सर का, वहाँ से ऊपर के जितने भी टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स रहते हैं वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है कि हेल्प मेन्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये बहुत आसान है, इजी वाला प्रश्न है। आपको देखिए फंक्शन की से भी प्रश्न जो है कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि फंक्शन की जो है हमारे कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक होता है। ठीक है, और ये सभी फंक्शन का अलग अलग तरीके से उनका यूज़ होता है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा फंक्शन की का यूज़ करके आप हेल्प मेन्यू को ओपन करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, F1 का यूज़ करके। ठीक है, F1 का यूज़ करके कर सकते हैं। और F2 जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सेलेक्टेड फोल्डर या फाइल है तो उसका नाम बदलने के लिए या फिर रीनेम कह लीजिए, रीनेम करने के लिए आप यूज़ करते हो किसका? F2 का। किसी भी अगर फाइल या फोल्डर को आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप F2 क्लिक करते हैं तो आप वहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। जो F3 है वो किसी भी सेलेक्टेड जो फाइल या फोल्डर है उसको खोजने के लिए, उसको सर्च करने के लिए आप यूज़ करते हैं। और F4 जो है, ये अगर F4 को आप ऑल्ट के साथ अगर इसका यूज़ करेंगे तो कोई भी अगर एक्टिव विंडो है, सक्रिय कोई भी विंडो है तो वो बंद किया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो F5, ठीक है, F5 जो फंक्शन की है उसका यूज़ किस लिए होता है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है कि एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का आप यूज़ करेंगे? कंट्रोल बी का, कंट्रोल एन का, कंट्रोल डी का या फिर कंट्रोल एम का? ये भी आसान प्रश्न है। एन मतलब न्यू समझ लीजिएगा और कंट्रोल एन का यूज़ किया जाता है एमएस वर्ड में। न्यू अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल एन का यूज़ करेंगे। कंट्रोल बी जो है इसके लिए किस लिए है, तो आप जितने भी अगर टेक्स्ट है उसको अगर सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल बी करेंगे तो सारे टेक्स्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, इसलिए कंट्रोल बी का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल डी जो है ये क्या करता है, अगर आपको फॉन्ट का मतलब फॉन्ट का अलग अलग टाइप चाहिए तो आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी अगर आप दबाएंगे तो वहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन होता है और आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं वहाँ से। कंट्रोल एम जो होता है ये क्या होता है, पैराग्राफ इंडेंट के लिए होता है। ठीक है, पैराग्राफ इंटेंड के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है। चलिए 23वां प्रश्न है, बताइए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए आप कौन से शॉर्टकट का यूज़ करेंगे? अगर मान लेते हैं आपके पास माउस नहीं है तो आप किसका यूज़ करके आप पीपीटी को क्लोज कर सकते हैं? अल्प विराम कॉमा का क्लिक करके, हाइफन बटन के साथ, ESC यानी स्केप के साथ या फिर टैब से, किसके? तो स्केप बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप पावर पॉइंट से बाहर आ जाएंगे, वो वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि खाली स्थान में वह डाटा होता है जो आमतौर पर मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है। ठीक है, देखिए कोई भी अगर प्रोग्राम को हम या फिर कह लीजिए कि कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो CPU के पास, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भी बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा CPU है वो जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको या फिर जो डाटा दे रहा है उसको थोड़े समय के लिए किसी दूसरे स्थान पर रखता है और जो पहले से हो रहा था उसको परफॉर्म करने के बाद फिर दूसरे को यूज़ में लाता है। तो उसके लिए एक बफर होता है जहाँ पर वह डाटा जो है थोड़े समय के लिए स्टोर होता है, संग्रहित होता है, उसके बाद में उस पर यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बफर वह डाटा होता है जो आमतौर पर मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न है कि जिस इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं करना होता है उसे खाली स्थान में रखा जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन जो CPU अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता हो तो वो कहाँ रखेगा उसको? करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CIR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR में,
इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बफर में स्टोर होता है, तो याद रखिएगा इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 26 क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है। ठीक है, मेमोरी वाला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस वाला। तो इसका भी चैप्टर जो है थ्योरी क्लास मेरा लिया हुआ है, आप वहाँ से जाके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है, और सभी तरह के मेमोरी को मैंने समझाया है। ठीक है, हार्ड डिस्क, DVD रोम, स्टैटिक रोम या फिर कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होता है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कैश मेमोरी। ठीक है, एक्चुअली में ये कैश मैंने कहा CASH स्पेलिंग नहीं होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, CACHE होता है। ठीक है, कैश मेमोरी, इसको कैचे बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन कैश पढ़ा जाता है, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डिजिटल कैमरा में किस प्रकार के मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो डिजिटल कैमरा है उसमें हमेशा फ्लैश मेमोरी का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी मानी जाती है। मतलब ये ओवरऑल बड़ा मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है, क्योंकि निम्न में से पूछा है ना, मतलब ये चारों में से आपको बताना है कि कौन सा मेमोरी यूनिट सबसे बड़ा है, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट या फिर योटाबाइट। तो इन चारों में सबसे बड़ा जो है योटाबाइट होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। तो मेमोरी वाला आप जाके वीडियो जरूर देखिएगा। कुछ मेमोरी होते हैं जो परमानेंट मेमोरी होते हैं, इनबिल्ट मेमोरी होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, कुछ जो होता है हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, बाहर से यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हम सहायक मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो वही बताना है कि कौन सा सहायक मेमोरी नहीं है, पी रोम, फ्लॉपी, CD रोम या फिर मैग्नेटिक टेप। देखिए, ऑप्शन नंबर बी फ्लॉपी, ऑप्शन नंबर सी CD रोम और ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक टेप, ये सभी के सभी जो हैं सहायक मेमोरी होते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है पी रोम, ये परमानेंट मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं और ये सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का 30वां और आखिरी प्रश्न है कि वेब डॉक्यूमेंट बनाते समय इमेज की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए कौन सा फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, पिक्सल का, बिट्स का, डॉट्स पर इंच का या फिर इंच का। तो हमेशा याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पिक्सल्स। जो भी हमारा ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स डिजाइन होता है, वो पिक्सल्स में होते हैं। कोई भी इमेज भी आप देखते हो तो वो पिक्सल के फॉर्मेट में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न देखा। ठीक है, 30 क्वेश्चंस में आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 30 कितना सही हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसे थे, आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जल्दी लेकर आऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम का भी डेट अनाउंस हो गया है, पॉसिबल डेट अनाउंस हो गया है, हॉस्टल वार्डन का भी हो गया। तो अब अपनी तैयारी को थोड़ा तेज़ कर दीजिए। इसीलिए मैं सोचा कि कंप्यूटर कहीं मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं ला रहा हूँ तो मुझे लाना चाहिए। ठीक है, और साइंस के लिए भी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में भी साइंस पूछा जाएगा, लैब टेक्नीशियन में तो साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो उसका भी वीडियो मैं जरूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।